हाय गाइस, वेलकम बैक टू बी माई यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद साहिल सोलंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप इस चैनल पर बने रहे होंगे। और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, क्या हुआ था, क्या उसके परिणाम रहे थे, भारत की उसकी क्या भूमिका रही थी और क्या क्या उसके परिणाम आर्थिक राजनीतिक उन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा करी थी। तो उसी के आगे शुरू होता है द्वितीय विश्व युद्ध। तो आज हम जानेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था, क्या क्या कारण थे, क्या क्या परिणाम रहे और उससे क्या क्या भारत पर प्रभाव पड़ा। तो चलिए आज का जो वीडियो का लेक्चर है वो शुरू करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए बने हो या इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। तो जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 45 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस युद्ध में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट धुरी शक्तियां जर्मनी, इटली और जापान तथा मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन शामिल थे। फिर यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग 6 साल तक चला था। इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे और 50 मिलियन लोग, दुनिया की आबादी का लगभग 3% लोग मारे गए थे। तो युद्ध के कारण क्या क्या थे? द्वितीय विश्व युद्ध के कई प्रमुख कारण थे। उनमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली वर्साय संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्र संघ की विफलता आदि प्रमुख कारण है। तो वर्साय की संधि मैंने आपको बता दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के भविष्य का फैसला किया कि जो भी विजयी राष्ट्र थे उन्होंने जर्मनी की जितनी भी नीतियाँ वगैरह उनके अंडर में चली गई थी और उन्होंने जर्मनी के भविष्य का फैसला किया। तो जर्मनी को वर्साय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड लगाया गया था और उसके प्रमुख खनिज और औपनिवेशिक क्षेत्रों को ले लिया गया था तथा उसे सीमित सेना रखने के लिए प्रतिबंध किया गया। इस अपमानजनक संधि ने जर्मनी में अति राष्ट्रवाद के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। फिर राष्ट्र संघ की विफलता क्या थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1919 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विश्व में शांति बनाए रखने के लिए की गई थी। यह संगठन विश्व के सभी देशों को अपना सदस्य बनाना चाहता था ताकि उनके बीच विवाद होने पर उसे बल के बजाय बातचीत द्वारा सुलझाया जा सके। राष्ट्र संघ का विचार अच्छा था लेकिन यह सफल नहीं हुआ क्योंकि सभी देश इसमें शामिल नहीं हो सके। इसके अलावा संघ के पास इटली के इथियोपिया पर या जापान के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण जैसे सैन्य आक्रमणों को रोकने के लिए अपनी सेना नहीं थी। वर्ष 1929 की महामंदी। तो हुआ क्या कि वर्ष 1930 के दशक की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने यूरोप और एशिया में अलग अलग तरीकों से अपना प्रभाव डाला और यूरोप की अधिकांश राजनीतिक शक्तियां जैसे जर्मनी, इटली, स्पेन और अधिनायकवादी और साम्राज्यवादी सरकारों में स्थानांतरित हो गई। एशिया का संसाधन संपन्न देश जापान एशिया और प्रशांत क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगा। और हुआ क्या कि फांसीवाद का जो है उदय हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के विजेताओं का उद्देश्य दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित करना था। युद्ध के बाद जर्मनी ने अन्य अधिकांश देशों की तरह लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। इटली में सन 1920 के दशक में राष्ट्रवादी सैन्यवादी अधिनायकवादी की लहर को फांसीवाद के नाम से जाना जाता है। तो इस विचारधारा ने स्वयं को लोकतंत्र से अधिक प्रभावी ढंग से काम करने वाली और साम्यवाद को रोकने वाली के रूप में प्रस्तुत किया। बेनिटो मुसोलिनी द्वारा वर्ष 1922 में इटली में इंटरवार अवधि के दौरान पहली फांसीवादी तानाशाही सरकार की स्थापना की गई। फिर नाजीवाद का उदय। जर्मन नेशनल सोशलिस्ट यानी नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर ने फांसीवाद की नस्लवादी विचारधारा का प्रचार किया। हिटलर ने वर्साय की संधि को पलट देने, जर्मनी की समृद्धि, धन और वैभव को पुनः बहाल करने और जर्मन लोगों के लिए अतिरिक्त लेबेंसराम रहने की जगह को सुरक्षित करने का वादा किया।
हिटलर वर्ष 1933 में जर्मन चांसलर बना और उसने आगे चलकर खुद को एक तानाशाह के रूप में स्थापित कर लिया। और नाजी शासन ने वर्ष 1941 में स्लाव यहूदियों और हिटलर की विचारधारा के दृष्टिकोण से हीन समझे जाने वाले अन्य तत्वों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। तो तुष्टीकरण की नीति। हिटलर ने खुले तौर पर वर्साई की संधि का उल्लंघन किया और जर्मनी की सेना तथा हथियारों का गुप्त रूप से निर्माण शुरू कर दिया। फिर हिटलर की गतिविधियों के बारे में ब्रिटेन और फ्रांस को पता था, लेकिन उन्हें लगा कि एक मजबूत जर्मनी ही रूस के साम्यवाद के प्रसार को रोक सकता है। इस तुष्टीकरण का म्यूनिक समझौता सितंबर 1938 एक प्रमुख उदाहरण था। इस समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के उन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जहां जर्मन भाषी लोग रहते थे। जर्मनी ने वादा किया था कि वह शेष चेकोस्लोवाकिया या किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी द्वारा मार्च 1939 में इस वादे को तोड़कर शेष चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया गया। इसके बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा सैन्य कार्रवाई नहीं की गई। फिर द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी। तो शुरुआत के बारे में हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव, स्पेनिश गृह युद्ध, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का संघ, हिटलर द्वारा सुडेटेनलैंड पर कब्जा और चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण के 3 वर्षों में अत्यधिक बढ़ जाने के कारण धुरी और मित्र शक्तियों के बीच संबंध बिगड़ने लगे। जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। फिर होता है वाक युद्ध। पश्चिमी यूरोप युद्ध के पहले कुछ महीने के दौरान बहुत शांत था। फिर युद्ध की इस अवधि को वाक युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस दौरान युद्ध की तैयारी जारी रही, लेकिन वास्तविक सैन्य संघर्ष बहुत कम हुआ। पश्चिमी यूरोपीय देशों के नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फिर होती है रिबेनट्रॉप की संधि। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्ष 1939 के शुरुआती दौर में पोलैंड पर आक्रमण करने का निश्चय शुरू कर लिया। पोलैंड को फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा जर्मन आक्रमण के समय सहायता दिए जाने का आश्वासन प्राप्त था। हिटलर का पूरा इरादा पोलैंड पर आक्रमण करने का था, लेकिन इससे पहले वह सोवियत संघ के विरोध को खत्म करना चाहता था। यद्यपि जर्मनी और सोवियत संघ के बीच मॉस्को में अगस्त 1939 में अनाक्रमण समझौते हो चुके थे। फिर शीतकालीन 1940 में रूस और फिनलैंड के बीच शीतकालीन युद्ध मार्च 1940 में खत्म हुआ था और अगले महीने जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण कर दिया। डेनमार्क ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन नॉर्वे में ब्रिटेन और फ्रांस की सहायता से जून 1940 तक जर्मनी का मुकाबला किया। फिर होता है फ्रांस का पतन। जर्मनी ने स्कैंडिनेवियाई देशों के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड पर आक्रमण किया। इस चरण के दौरान पश्चिमी यूरोप ने तड़ित युद्ध प्रणाली का सामना किया। तड़ित युद्ध प्रणाली। जर्मनी की सेना दुश्मनों पर लड़ाकू हवाई जहाजों से अति तीव्र गति से हवाई हमले करके उन्हें बर्बाद कर देती थी। इस तरह जर्मन सेना दुश्मनों को मुकाबला करने का मौका ही नहीं देती थी। तो इसे कहते हैं तड़ित युद्ध प्रणाली। फिर जर्मनी ने फ्रांस में कठपुतली फ्रांसीसी विची सरकार के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। हिटलर ने फ्रांस पर विजय प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। फिर होता है ब्रिटेन पर जर्मनी का आक्रमण 1940 में। ब्रिटेन पर जर्मनी का आक्रमण जुलाई से सितंबर 1940 तक लगातार जारी रहा। यह पूरी तरह से हवा में लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई थी और जर्मनी ने हवाई मार्ग से प्रमुख कारखानों और शहरों पर हमला करने का फैसला लिया, लेकिन रॉयल एयरफोर्स बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाने में सफल रही। अंततः जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण की अपने योजनाओं को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। युद्ध का वैश्विक स्वरूप। यूरोप महाद्वीप ब्रिटेन को छोड़कर पर नाजी नियंत्रण के बाद युद्ध को वैश्विक स्तर पर ले जाया गया। फिर मुसोलिनी की सेना की ग्रीस और टोब्रुक में हार के बाद जर्मन सेना उत्तरी अफ्रीका तक पहुंच गई और ग्रीस तथा उसने अप्रैल 1941 में यूगोस्लाविया पर आक्रमण कर दिया। ऑपरेशन बारबोसा। तो ऑपरेशन बारबोसा। हिटलर ने ब्रिटेन में हार का सामना करने के बाद रिबेनट्रॉप संधि को रद्द कर वर्ष 1941 में रूस पर आक्रमण कर दिया। फिर
सेबेस्टोपोल को अक्टूबर के अंत तक जीत लेने के बाद अगला कदम मॉस्को पर साल के अंत तक विजय पाना था। रूस के जिस शीत ऋतु का अनुभव नेपोलियन ने एक सदी पहले किया था, वैसा ही अनुभव जर्मनी को करना पड़ा। सोवियत संघ ने दिसंबर में पलटवार किया और बसंत ऋतु तक पूर्वी मोर्चा स्थिर रहा। फिर पर्ल हार्बर। अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों से परेशान जापान ने 7 नवंबर 1941 को हवाई में स्थित अमेरिकी नौसेना बेस पर्ल हार्बर पर एक अचानक हमला कर दिया। इसने यह सुनिश्चित किया कि वैश्विक संघर्ष शुरू हो गया है। इस हमले के कुछ दिनों बाद जर्मनी ने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करने के एक सप्ताह के भीतर ही फिलीपींस, बर्मा और हांगकांग पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में अमेरिका का प्रवेश। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने वर्ष 1942 में प्रवेश किया। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हुए 4 जापानी वाहकों और एक युद्धपोत को नष्ट कर दिया। फिर नाजियों द्वारा यहूदी लोगों की सामूहिक हत्या की खबरें मित्र राष्ट्रों तक फैल गई और अमेरिका इन अपराधों का बदला लेने का वादा किया। जर्मनी की पराजय। वर्ष 1942 के उत्तरार्ध में ब्रिटिश सेनाओं ने उत्तरी अफ्रीका और स्टालिनग्राद पर जवाबी कार्रवाई की। जर्मनी ने फरवरी 1943 में स्टालिनग्राद में सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सेना की यह पहली बड़ी हार थी। इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका में जर्मन और इतालवी सेनाओं ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। रूसी सेना को पूर्वी मोर्चे पर बढ़त मिलने लगी। इसने जर्मनी से खार्किव और कीव को वापस ले लिया। इसके अलावा मित्र देशों के बम वर्षकों ने जर्मन शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया। रूसी सेना 21 अप्रैल 1945 को बर्लिन, जो जर्मनी की राजधानी हुआ करती थी, वहां तक पहुंच गई। हिटलर ने 30 तारीख को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और मुसोलिनी को इटली के देशभक्तों द्वारा पकड़कर फांसी दे दी गई। जर्मनी ने 7 मई को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया गया और अगले दिन यूरोप में विजय दिवस के रूप में मनाया गया। इस प्रकार यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। फिर परमाणु हमला और युद्ध की समाप्ति। जापान मित्र देशों पर आक्रमण के लिए योजना तैयार कर रहा था, अतः बड़े पैमाने पर लड़ाई और जनहानि की आशंका ने नए अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को जापान के खिलाफ परमाणु बम के उपयोग की मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया। परमाणु और इसी प्रकार के अन्य विनाशकारी बमों का विकास वर्ष 1942 से किया जा रहा था, जिसमें से एक को 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया। फिर 3 दिन बाद एक और बम नागासाकी पर गिरा दिया गया। कोई भी देश इस तरह के हमलों का सामना नहीं कर सकता, अतः जापान ने 14 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया और जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। तो इसके बाद जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या परिणाम और क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई। तो नई महाशक्तियों का उद्भव हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देशों और महाद्वीपों की स्थिति में बदलाव आया। महाशक्तियों के रूप में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी स्थितियों को खो दिया तथा अब संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूएसएसआर ने उनकी जगह ले ली। उपनिवेशीकरण की शुरुआत। युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस विभिन्न घरेलू और बाहरी समस्याओं से जूझने लगे। इन दोनों देशों का अपने उपनिवेश पर से नियंत्रण खत्म होने लगा। इस प्रकार युद्ध के बाद अफ्रीका और एशिया में से उपनिवेशवाद का अंत हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण परिणामों से एक थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मानव जाति की आशाओं और आदर्शों को सुनिश्चित करता है, जिसके आधार पर देश स्थायी शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से बहुत पहले अटलांटिक चार्टर के तहत संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पर सहमति बन चुकी थी। फिर शीत युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध की समाप्ति के बाद शांति संधि स्थापित करने के लिए जर्मनी के पोट्सडैम में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिटलर के साथ युद्ध में शामिल देशों को हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी और उसकी राजधानी बर्लिन को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। इन चारों भागों को ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ द्वारा नियंत्रित किया जाना था। 3 पश्चिमी सहयोगियों और सोवियत संघ के मध्य कई चीजों पर असहमति थी। परिणाम स्वरूप जर्मनी 2 भागों, पूर्वी जर्मनी एक कम्युनिस्ट सरकार और पश्चिमी जर्मनी एक लोकतांत्रिक राज्य में विभाजित हो गए। इस विभाजन ने शीत युद्ध की नींव रखी।
नई विश्व आर्थिक व्यवस्था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। 1 से 22 जुलाई 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसका तात्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, का स्थापना की गई। अमेरिकी डॉलर को विश्व व्यापार के लिए आरक्षित मुद्रा के रूप में स्थापित किया गया। फिर भारत और द्वितीय विश्व युद्ध। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ था। ब्रिटेन ने इसकी भरपाई के लिए अपने उपनिवेशों की तरफ देखना शुरू कर दिया ताकि उसे विश्व शक्ति का दर्जा वापस मिल सके। इसी समय महात्मा गांधी ने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करने हेतु आंदोलन शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का उद्देश्य हिटलर के तानाशाही और ब्रिटेन के औपनिवेशिक आधिपत्य को खत्म करना था। उपनिवेशों की जनता ने युद्ध के बाद अपनी आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। ब्रिटेन में वर्ष 1945 में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो इसका झुकाव उदारवादी सिद्धांतों और नस्ली समानता की ओर था। सत्ता में आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये जो है हिटलर की पिक और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का ये जो मैप है उस समय का, ये इसमें बताया गया है। तो आज का जो अपना लेक्चर था द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में वो समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि इस लेक्चर में आपने बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखी होगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इसमें आप तो अपना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि आपने इसमें बहुत कुछ चीज़ें सीखी होगी और समझी होगी। अगर आपको ये लेक्चर समझ में वापस से नहीं आया हो तो इसको एक बार आप वापस से रिवाइज कर सकते हैं। और इस लेक्चर की जो नोट्स की PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट वहाँ से भी नोट्स पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अगर स्लो लग रही हो तो आप इसको YouTube से डायरेक्ट स्पीड बढ़ा सकते हैं ताकि आप आराम से सुन सके और जल्द से जल्द आपको रिवाइज करने में आसानी हो। क्योंकि वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम इसमें बोलने में और उतना ही समय लगता है क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ाई नहीं जा सकती। तो आशा करता हूँ कि आप इसको स्पीड बढ़ा कर भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर बने रहिएगा ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।